सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीलर थर्ड सेमेस्टर के 6वें पेपर का सोल्यूशन, यानी कि आपके हिंदी विषय का यहाँ पर पूरा सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। आपके पेपर का सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है भाव भंगिमाओं द्वारा, वाणी द्वारा, संकेतों द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो हम अपने मन के भावों को, विचारों को, बहुत सारे लोग हमारे चेहरे को देख करके जान जाते हैं हम गुस्सा है, खुश हैं, या फिर किस तरीके की हमारी फीलिंग है। संकेतों के माध्यम से, बच्चों को हम संकेतों के माध्यम से ही खड़ा कर देते हैं क्लास में, और बोल करके तो हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते ही है। तो ऑप्शन 4 जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? पुंडरीक, जलज, पयोद या सरोज। दोस्तों, पुंडरीक, जलज, सरोज ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन पयोद नहीं है। पयोद ये दोस्तों मेघ, बादल, अंबुज, अंबुधर, यानी कि ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। चिरकिशु, युयुत्सु, मुमुक्षु या मुर्मुषु। तो मुमुक्षु जो है ये मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए होता है, लेकिन मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए मुमूर्षु होगा। क्या होगा राइट आंसर? मुमूर्षु होगा। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनौपचारिक शिक्षा का स्तर। तो डाक घर, बैंक, विद्यालय ये सभी औपचारिक स्थल है जहां पर ऑफिशियल काम होते हैं। लेकिन जो घर है इसका कोई, यहाँ पर कभी भी जब हमारा मन करे तब हम कोई ना कोई नई चीज सीख सकते हैं, कोई ना कोई नई चीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है घर, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है, हिंदी भाषा का विराम चिन्ह है हंस पद, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम या अर्ध विराम। तो हंस पद हो, चाहे उद्धरण चिन्ह हो, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, या अर्ध विराम हो, इस तरीके से ये आपने सभी भाषाओं में देखा है। लेकिन जो पूर्ण विराम है ये आपको हिंदी भाषा में ही देखने को मिलता है कि एक सेंटेंस या एक वाक्य पूरा होने के बाद हम पूर्ण विराम से, राम बाजार जाता है, उसके बाद पूर्ण विराम, फिर आगे हम लिखते हैं कि वो बाजार से क्या क्या खरीदता है, क्या क्या लेकर घर आता है, वो अलग चीजें। लेकिन यहाँ पर जो पूर्ण विराम है वो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पंक्ति किस कवि के विषय में लिखी गई है? यानी कि मैंने कभी कागज को नहीं छुआ और ना ही कभी कलम को हाथ में लिया, तो फिर लिखा कैसे इस कवि ने सारी चीजों को? तो ये है कबीर दास जी के विषय में कहा गया। किसके बारे में? कबीर दास जी के विषय में कहा गया है कि कबीर दास जी कभी भी उन्होंने अपने हाथों से कलम को नहीं छुआ था, ना तो कागज को छुआ था। और इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं, साखी, शब्द, रामायणी सब इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जो बहुब्रीहि समास होता है, आप वही समझिए, जैसे कि लंबोदर। तो लंबोदर शब्द क्या है? लंबा उदर, लंबोदर। लेकिन ये अर्थ क्या दे रहा है? एक तीसरा, अर्थात गणेश। दशानन, 10 धन आनन, अर्थात 10 मुखों वाला रावण। तो इस तरीके से लंबोदर, दशानन, पंकज, ये सभी आप देखोगे, ये सभी के सभी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत। ठीक है। जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि एक तीसरा अर्थ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों लिए गए हैं, जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं है अपने रूप में, वो जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं। इनके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते थे, जैसे कि अग्नि हुआ, आम्र हुआ, चंद्र हुआ, सूर्य हुआ। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। दोस्तों, मूल्यांकन के जो उपकरण हैं इसमें आप देखिए परीक्षण है, सर्वेक्षण है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है, जांच सूची है, अवलोकन है, इन सभी के माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। अभी मैंने आपको बताया है आम्र, इसको हम क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं।
अभी मैंने बोला आपसे अग्नि, अग्नि को हम क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? आग कहते हैं। ठीक है, ये सब तत्सम शब्दों को मैं तद्भव में बना रही हूँ। इसके अलावा जैसे अंधकार है, ठीक है, अंधकार, इसको हम अंधेरा भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्र है, क्षेत्र को हम खेत भी कहते हैं। चंद्र है, चंद्र को हम चांद कहते हैं। इस तरीके से सूर्य है, सूर्य को हम सूरज कहते हैं। तो इस तरीके से ये तत्सम और तद्भव हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आंखें खुलना का हो जाएगा होश में आना, होश में आना। बस आपको केवल अर्थ ही लिखना था, यहाँ पर वाक्य प्रयोग नहीं करना था। होश में आना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं, प्रभु जी का सत्संग सुनकर मेरी आंखें खुल गई। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 12 है मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो हुआ था 31 जुलाई 1880 को और इनके बचपन का नाम था धनपत राय। ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आपने जन्म स्थान भी लिखा होगा तो और अच्छी बात है। इनका जन्म स्थान है लमही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यानी कि इनका जन्म बनारस में हुआ था, बनारस के लमही नामक गांव में। और इनकी जो रचनाएं हैं या इनका जो नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहानियां लिखी, इसमें पंच परमेश्वर है, सज्जनता का दंड है, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, ठीक है, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी। इनकी एक रचना थी मंगलसूत्र जो कि अधूरी रह गई थी। तो इस तरीके से ये सभी आप लिख सकते थे। और इनकी जो मृत्यु है वो 8 अक्टूबर 1936 को हो गई थी। ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते थे दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो अगर आपने आधा पेज भी लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कम से कम 50 शब्दों में आपको लिखना होता है 2 नंबर के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 13 है स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र लेखन का मतलब यही है कोई टॉपिक आपको दे दिया जाए और आप उस पर खुल करके अपने विचारों को लिख करके प्रकट कर पाएं। तो स्वतंत्र लेखन से लिखने में आपके छात्रों द्वारा किसी बात को सूचित करने के लिए अपने विचारों और अपनी भाषा का उपयोग करना शामिल होता है। यानी कि ये एक ऐसा कौशल है जो बहुत अच्छा होता है। बच्चों के अंदर इसे जरूर विकसित करना चाहिए। बच्चों के अंदर स्वतंत्र लेखन की भावना हो, यानी कि किसी भी घटना के प्रति उनका जो विचार हो वो क्लियर हो, स्वतंत्र हो, किसी पक्ष में दबाव में आकर के वो कुछ ना लिखे, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो लिखने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बोलना को हम बोलवाना कह सकते हैं, पढ़ना को पढ़वाना, खाना को खिलवाना, इस तरीके से। ठीक है। यानी कि इसमें हम कर्ता स्वयं काम को नहीं करता, किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है भाषा में मुहावरे की प्रयोग संबंधी सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए एवं उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। तो भाषा में जैसे कि देखिए, अब अगर होश में आना या उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, बाद में उसे उसका एहसास हुआ, वो होश में आया, ये सब सेंटेंस बोलने से अच्छा है कि इस तरीके से कि अच्छा हुआ सही समय पर महेश की आंखें खुल गई। तो इस तरीके से जो भाषा में मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, ये वाक्य की सार्थकता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ वाक्य की सुंदरता को भी बढ़ा देती हैं और कम शब्दों में जो हमारा वाक्य है वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। तो यही बातें आपको इसमें लिखनी थी कि किस तरीके से भाषा में मुहावरे का प्रयोग करने से आप बहुत सारे मुहावरे लिख भी सकते थे, जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके अलावा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब आप लिख सकते थे और इसका अर्थ भी आपको लिख करके दिखाना था। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत आसान था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है औपचारिक और अनौपचारिक कथन में 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों औपचारिक शब्द या औपचारिक कथन ऐसी बातों या व्यवहारों के लिए प्रयोग होता है जो अवसर या स्थान के अनुरूप नियमों के अनुसार किए जाते हैं। इसके विपरीत जो अनौपचारिक कथन होते हैं, अनौपचारिक बातें होती हैं, अनौपचारिक बातों या व्यवहारों में अवसर या स्थान के अनुरूप नियमों का बंधन नहीं होता। जैसे विद्यालय में पठन पाठन के लिए हम व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करते हैं, ये औपचारिक भाषा है। और हम जब घर पर आते हैं तो हम घर पर सेम उसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि घर पर हम भोजपुरी बोल दें या कोई अन्य भाषा बोल दें तो चलेगा, लेकिन हम बाहर हम क्या करते हैं,
बाहर हम औपचारिक भाषा हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। तो बस इस तरीके से आप लिख करके इसको समझा सकते थे। एक बार आपने हिंदी लिखा होगा, एक बार भोजपुरी लिखा होगा, तो भी सही होगा। जिस भी भाषा का प्रयोग हम घर पर करते हैं, अपने मित्रों के साथ करते हैं, और जो भाषा हम किसी या विद्यालय में करते हैं या अपने कॉलेज में करते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं तब करते हैं, तो उस भाषा को लिख करके यहाँ पर हमें बताना था और क्या अंतर होता है ये बताना था। तो अंतर साफ है कि घर में हम जैसे श्रीमती श्रीमान किसी को बुला रहे हैं, माइक पर खड़े हैं, हम किसी को श्रीमती या श्रीमान लगा करके बुला रहे हैं, लेकिन घर पर हम श्रीमती श्रीमान का प्रयोग नहीं करेंगे, महोदय या महोदया का प्रयोग करके अपने भाई बहनों को नहीं बुलाएंगे। तो बस वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। दोस्तों कोई भी भाषा हो, जो मूल्यांकन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है, क्योंकि अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि बच्चा क्या सीख रहा है, और जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, तब तक हम उसे आगे सिखा नहीं पाएंगे। तो मूल्यांकन का जो उपयोग है वो हर भाषा में है। तो उम्मीद करती हूँ आपने इसको अच्छे से लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए। तो सबसे पहला तो यही है कि बच्चों को व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी नहीं होती है। दूसरा हो जाएगा कि बच्चों को सही से पूर्ण विराम चिन्हों का ज्ञान, कहाँ पर पूर्ण विराम, कहाँ पर अल्प विराम, कहाँ पर इस तरीके से अर्ध विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पर हंस पद चिन्ह का, इन सब का प्रयोग करना बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे गलत लिखते हैं जिसकी वजह से वो गलत उच्चारण भी करते हैं, ये भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से ये कुछ अगर आपने लिखा होगा तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरा पेपर मिला लिया होगा और आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया होगा। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछते रहिए, और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। और आप सारे के सारे विषयों को आप जरूर एक बार मिला लीजिए। सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आप हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। 8 के 8 सब्जेक्ट की आप देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अपने फोर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी आप 8 सब्जेक्ट की अच्छे से कर सकते हैं। हमारे चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए दोस्तों। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।